प्रणाम आचार्य जी। मैंने आपका एक गांधी जयंती पर गांधी जी का वीडियो देखा था। और आप पढ़ने पे हमेशा एम्फेसिस करते हैं, तो मैंने आपको जब से सुनना चालू किया तब से बहुत पढ़ने पे भी मेरा ध्यान रहता है। तो मैंने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी और उस पर मुझे बहुत सारे उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पता चले, जैसे कि उनकी अफ्रीका की जो यात्रा थी, इंडिया में आने के बाद उनका पहला जो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जैसे लोगों का उनको इतना सपोर्ट था कि बिना कांग्रेस के उन्होंने स्टार्ट इनिशिएट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और उसके बाद जैसे अभी मैं देखता हूँ तो उनकी ऑनेस्टी की काफ़ी मिसालें दी जाती है, जो उन्होंने अपने बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से स्पष्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ बताई भी है। जैसे कि आपने भी बताया था शायद, when his father was on his deathbed, he went to his wife at the night time। तो ये सारी बातों के साथ मतलब मेरा जो रिस्पेक्ट था गांधी जी के लिए वो बहुत बढ़ गया। और अभी जब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि उनकी जो इमेज है उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश हो रही है या है, मुझे नहीं पता। तो मैं उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी पढ़ना चाहता था मैं। मतलब जैसे उनका जो क्रिटिसिज्म होता है उनके अगेंस्ट, वो ऐसा होता है कि उन्होंने हमेशा मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट किया है अगेंस्ट हिंदू। मुसलमानों को अपीज करने के लिए उनको ज़्यादा फेवर किया है। भारत के विभाजन में भी उनकी नीतियों का, उनकी पॉलिसीज़ के वजह से भारत के विभाजन में भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो मैंने वो नथुराम गोडसे की बुक पढ़ी, वाई आईसिस असैसिनेटेड गांधी। तो उसमें नथुराम गोडसे ने जो ट्रिगर पॉइंट बताया वो ये था कि जो 45 करोड़ पाकिस्तान को इंडिया से देने वाले थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विदहोल्ड कर लिए, क्योंकि कश्मीर इशू उस टाइम पर चल रहा था। तो गांधी जी अनशन पर बैठ के उस पैसे को रिलीज़ करवाए और उस वजह से आज भी कश्मीर इशू आज तक चल रहा है, ऐसा बोलते। तो फिर जब किसी से बात होती है इस बारे में तो वो सामने वाले बोलते हैं कि ज़रूरत क्या है, जब मालूम है सामने वाला आदमी अपना ही रिसोर्स यूज़ करके अपने अगेंस्ट में यूज़ करने वाला है हमारे रिसोर्स जो हमने पैसा दिए। तो मैं बोलता हूँ कि वो महात्मा थे, उन्हें लगा होगा कि जो उस समय पे सत्य है वो काम करना चाहिए। और वैसे भी 45 करोड़ जो थे वो पाकिस्तान के थे, राइटफुली हमारे थे नहीं, तो उन्होंने दे दिया। तो सामने से ऐसा तर्क आता है कि महाभारत में भी कृष्ण भगवान ने कर्ण को छल से मारा था, तो उसके पास मेरा जवाब नहीं रहता। तो जब मैं हॉलिस्टिकली लाइक कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा देखता हूँ तो अगर मोहनदास करमचंद गांधी उनको बोलेंगे, जैसे बहुत लोग बोलते भी है कि मैं महात्मा नहीं मानता और उनके पास उनका रीज़न होता है। तो जब मैं पूरी तरीके से देखता हूँ तो जब महात्मा बोलूँ या नहीं बोलूँ, मतलब वो एक खटक सी होती है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, समझ नहीं पाता कि कंक्लूड कहाँ करूँ अगर उनके व्यक्तित्व को मैं डिफाइन करना चाहूँ या जो भी। उसके अलावा बोलते हैं कि वो जैसे अगर वो संत थे या पॉलिटिशियन थे, सबसे पहले तो ये बताओ, क्योंकि अगर वो संत थे तो पॉलिटिक्स में क्या कर रहे थे, और अगर वो पॉलिटिशियन थे तो संत बनने का ढोंग क्यों कर रहे थे। तो मैं पढ़ा और मैं एक कंक्लूजन पर कभी आ ही नहीं पाया, तो थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी। वो पॉलिटिशियन तो थे, ज़रूर थे, पर उन बेचारों के साथ पॉलिटिक्स बहुत की गई, वो भी खासकर उनके मरने के बाद। उन्होंने थोड़े ही कहा था मुझे महात्मा बोलो। वो आमरण अनशन पर बैठे थे चर्चिल के खिलाफ कि भारत में विधेयक लाओ कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बोला जाए। उन्होंने बोला था। उन्हें महात्मा किसने बोला था? रविंद्रनाथ थे जिन्होंने महात्मा की उपाधि दे दी उनको। ठीक है, लोग बोलने लग गए। बापू भी उन्होंने खुद को ही बोल दिया था, मैं बापू हूं। वो बोल रहे थे क्या? राष्ट्रपिता उन्होंने स्वयं को घोषित करा था। राष्ट्रपिता उन्हें किसने बोल दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने बोल दिया था। अब आप ऐसे विवाद करते हो जैसे वो चाह रहे हो कि उन्हें महात्मा माना जाए, और हम कह रहे हैं नहीं, फरेब हुआ है, ये महात्मा नहीं है और महात्मा बनकर बैठ गया है। वो कहाँ कह रहे हैं महात्मा बोलो? उन्हें क्या पड़ी है?
देखो समझो बात को, एक साधारण एक व्यक्ति जो पहले दक्षिण अफ्रीका जाता है और वहाँ कुछ बातें समझता है, सीखता है, तमाम उसकी सीमाएं, कोई बहुत नैसर्गिक प्रतिभा के वो धनी थे नहीं। इस पर लिखा भी है एक बार मैंने, एक आध दफ़े घर से पैसा भी चुराया, एक आध दफ़े वेश्यावृत्ति भी कर ली। बाद में बोलने लग गए कि गीता मेरी माँ है, पर एक समय पर धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनने के बहुत करीब पहुंच गए थे। मांस खाया शायद उन्होंने एक आध बार। वो अभी बोल ही रहे थे कि पिता आखिरी सांसें ले रहे थे और वासना खींच ले गई उन्हें पत्नी के पास उसी क्षण में। बोला नहीं जाता था, खड़े हो जाते थे अधिकारियों के सामने, खुद ही बोलते हैं कि आवाज़ नहीं निकलती थी, आत्मविश्वास की इतनी कमी थी। ऐसे थे वहाँ। लेकिन दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ पर देखा कि कुछ हो रहा है अन्याय, उसके खिलाफ खड़े हुए। फिर पढ़े लिखे थे, उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल गई। और उस समय बहुत कम लोग होते थे जिन्होंने ब्रिटेन जाकर उच्च शिक्षा पाई हो और फिर विदेश में ही उनका व्यवसाय अच्छा चला हो और सम्मान भी फिर मिला। स्वयं सरकार ही उनको सम्मानित भी कर रही थी। उन्हें कुछ पड़ी नहीं थी वहाँ से लौटने की भारत। एक आम आदमी की दृष्टि से सोचो, और उस समय वो राष्ट्रपिता या महात्मा वगैरह तो कुछ थे नहीं। हम 1900, 1905, 1915 की बात कर रहे हैं। उस समय वो प्रसिद्ध भी थे क्या बहुत, भारत में तो नहीं, दक्षिण अफ्रीका में उनका कुछ। पर वो भारत आते हैं और एक साधारण आदमी हैं। अपने विषय में इन्होंने कभी ना सोचा हो कि एक दिन वो विश्व के ही नक्शे पर ऐसे छा जाएंगे। उन्हें कुछ, और कोई बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी नहीं थे। फिर आते हैं, यहाँ देखते हैं क्या चल रहा है। पहले कुछ साल बस चुपचाप समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, और जब समझते हैं क्या हो रहा है तो कहते हैं कि इन लोगों के पास जाऊं कैसे, मैं अपना ये सूट, ये कोट पैंट पहन करके। और वही उन्होंने पहन रखा था, उनकी बैरिस्टरी, वही उन्होंने सब अपना। बोले कैसे जाऊं इनके पास, इनके शर्म आती है इनके गांव में घुस के ये सब धारण करके, हैट वैट लगा के। बोले अब इनके पास अगर जाना ही है तो इन्हीं के जैसा होके जाऊंगा। दरिद्रनाथ, दरिद्रनाथ की सेवा में लगना है तो कैसे मैं उसके सामने अंग्रेज बन के खड़ा हो जाऊं। ये वो इंसान है। अब इतनी ही कहानी में कुछ उसके चरित्र में ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जिसकी प्रशंसा की जाए, तो बस हो गया। अपने आप को उन्हीं बातों तक सीमित रखो ना जो बातें तथ्यात्मक हैं। बाकी बातों को लेकर के शोर इतना क्या मचाते हैं हम। बहुत कुछ है जो उनके जीवन से, चरित्र से सीखा जा सकता है और सीखा जाना चाहिए। अब आज हो गया है कि आप बैठ गए हो परमाणु बम बना करके और 13-14 लाख आपकी सशस्त्र सेनाएं हैं। आज हो गया ना ये सब। और आम आदमी के पास कपड़े लत्ते आ गए हैं, खाना पीना आ गया है, शिक्षा आ गई है। ज़रा आज से ठीक 100 साल पहले के भारत में जाना, 1922 के भारत में, और 100 साल पहले के ब्रिटेन को सोचना, जहां कभी सूरज अस्त नहीं होता था, जिन्होंने जर्मनी को एक नहीं 2 बार परास्त करा था। और क्या चाहते हो कि वो हिंसा करवाते? ये जो भारत के भूखे, नंगे, दुर्बल, दरिद्र लोग थे, इनसे कहते सड़क पे आ जाओ, अंग्रेजों को मार के भगा दो।
स्वयं भारतीय क्या तैयार थे इसके लिए? अंग्रेजों की हुकूमत चल कैसे रही थी? अंग्रेजों के दम पर सत्ता के शीर्ष पर भी भारत में अंग्रेज कुल कितने थे? कौन चला रहा था फिर पितानवी हुकूमत भारत में? भारतीय ही चला रहे थे ना। वो भारतीय जो इतने भूखे नंगे थे कि पेट की खातिर कुछ भी करने को तैयार थे। भगत सिंह को फांसी दी और फांसी देके उनकी लाश के 100 टुकड़े करे। किसने? एक भारतीय ने करे थे। और एक बोरे में भरकर चुपचाप लेकर जला दिया। कौन करने वाले थे? ब्रिटिश कर रहे थे ये सब कुछ। भगत सिंह के खिलाफ मुकदमा भी जिन्होंने लड़ा वो कौन थे? अंग्रेज थे? वो भारतीय थे। आप बात करते हो उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने हिंसा का मार्ग चुना, उनकी संख्या कितनी थी? और उन क्रांतिकारियों की भी मुखबिरी करके उनको लगातार पकड़वाता कौन था? भारतीय पकड़वाते थे ना। क्या भारतीयों की उस वक्त ये हालत थी कि आप कहें कि एक जन आंदोलन होगा, वो भी हिंसक? हो सकता था क्या? आज आपको लगता है कि क्यों नहीं कर दिया, क्यों नहीं कर दिया, ऐसा कर देंगे? खाने को रोटी नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, 100 तरह के अंधविश्वासों में लिप्त हैं, जात पात और गंदगी के नर्क में डूबे हुए हैं। उनसे कैसे आंदोलन करवा लेते भाई? क्या बातें कर रहे हो? धीरे धीरे करके उनसे कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, लड़ मत जाना पर उनकी बात मान मत लेना, अवज्ञा करना। सशस्त्र अवज्ञा नहीं है, मात्र अवज्ञा। इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे। ये मत कहो कि एक भगत सिंह थे, 10,000 भगत सिंह भी तो हो सकते थे। नहीं हो पाते ना, कहां हो पा रहे थे। और हो रहे होते तो गांधी रोकने गए थे क्या? जो रास्ता उन्हें उस वक्त ठीक लगा वो रास्ता उन्होंने चुना। आप आज बिल्कुल बहस कर सकते हैं इस बात पे कि कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता था, कर लीजिए बहस। लेकिन उस व्यक्ति ने जो रास्ता चुना अपनी दृष्टि से, अपने विवेक से, उसमें उस इंसान पर आप व्यक्तिगत लांछन लगाएं, ये कतई ठीक नहीं है। 45 करोड़ कितनी बड़ी राशि होती है? आज से 80 साल पहले भी कितनी बड़ी राशि थी। तुम 45 करोड़ नहीं देते पाकिस्तान को तो पाकिस्तान कहता नहीं नहीं कश्मीर नहीं चाहिए हमको। पाकिस्तान छोड़ देता क्या अपना दावा? या उसने दावा इसीलिए करा और वो सब घुसपैठिए इसीलिए भेजे क्योंकि 45 करोड़ मिल गया? बोलो जल्दी। वो आप उसको अगर नहीं भी देते वो कश्मीर में, तो भी उसे जो करना था उसने कर ही दिया था। हाँ, इतना जरूर होता कि आपका हाथ नीचे हो जाता, आपके पास कम से कम जो नैतिक श्रेष्ठता की ऊंचाई थी, आप उस ऊंचाई से भी हाथ धो लेते। 45 करोड़ बचा के कुछ नहीं मिल जाता, वो तो आपको देने ही थे। बात समझ में आ रही है? पाकिस्तान गांधी ने बनवाया है। एक यदि व्यक्ति था जिससे जिन्ना घबराते थे, उसका नाम था गांधी। माउंटबेटन से बोलते थे नेहरू को बुला लो, पटेल को बुला लो, बात कर लेते हैं आपस में। गांधी अलग रखो, ये जिद्दी है बुढ़ा, अजीब बातें करता है और अड़ जाता है और कहता है मानोगे नहीं तो जान दे दूंगा। गांधी जब मरे तो जिन्ना बोले एक बहुत अच्छा हिंदू मर गया। लोगों ने जाकर कहा ये आप क्या बोल रहे हो? बोल दो एक अच्छा इंसान मर गया, ये बात आपकी छप रही है अखबार में। बोले नहीं, एक अच्छा हिंदू मर गया। जिन्ना को वहां दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है ये हिंदू धर्म का एक बहुत ऊंचा प्रतिनिधि है। ये बात जिन्ना को भी दिखाई दे रही है। और आज हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं गांधी तो हिंदुओं के साथ नहीं थे, वो मुसलमानों का पक्ष ले रहे थे वगैरह वगैरह। और कौन कह रहा है कि गांधी को तुम देवता का, भगवान का दर्जा दे दो, लेकिन इंसान को इंसान की तरह तो देखो ना। मरने के बाद उनके चरित्र का नाश कर रहे हो, ये नहीं शोभा देता। 100 उनमें खोट थी, कौन इनकार कर सकता है? लेकिन उनसे कोई बेहतर अगर मिल रहा होता तो खड़ा हो जाता ना। कोई और काहे नहीं खड़ा हुआ?
किसी ने बंदिश लगाई थी? भाई गांधी से उच्चतर कोई होता वहां खड़ा हो जाता, देशवासी उसके साथ चल देते। गांधी को महात्मा गांधी ने स्वयं नहीं बनाया, इस देश ने बनाया। तो अगर तुम्हें गांधी की प्रसिद्धि इत्यादि से समस्या हो रही है तो दोष किसको दो? देशवासियों को दो ना। देशवासियों को प्यार हो गया था गांधी से तो हो गया था, और गांधी तो नहीं गए थे मोहब्बत की भीख मांगने। लोगों को अच्छा लगता था, एकदम दो हड्डी का आदमी चला आ रहा है और तेजी से चल रहा है और चलता ही जा रहा है, रुकता ही नहीं, एक गांव से दूसरे गांव भाग रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। लोगों को बड़ा अच्छा लगा। दोष देना है तो देशवासियों को दो। एक बात लेकिन बता देता हूं, वैसा कोई आदमी आज भी खड़ा हो जाए ना, अच्छा लगेगा। आसान नहीं होता गांधी बनना। और ये बात मैं कोई गांधी भक्त इत्यादि होने के नाते नहीं बोल रहा हूं। गांधी से बहुत समस्या मुझे भी रही है। मैं किशोर था 14-15 साल का, तभी से मुझे गांधी से कुछ समस्याएं रही हैं गहरी। लेकिन इसके बाद भी मैं इंसान की तरह इज्जत करना जानता हूं। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता, एकदम ठीक बात है। क्यों बोल रहे हो राष्ट्रपिता? मैं भी सहमत हूं। इस राष्ट्र के यदि कोई पिता हैं तो वो ऋषि हैं जिन्होंने उपनिषदों की ऋचाओं की रचना करी, उनको बोलो राष्ट्रपिता। सत्य को बोलो राष्ट्रपिता। और ये राष्ट्र बहुत पुराना है, उसका पिता अभी 150 साल पुराना कैसे हो जाएगा? ये देश नया नया है राजनीतिक रूप से, राष्ट्र तो ये अति प्राचीन है। तो आज के गांधी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। मैं भी बिल्कुल सहमत हूं, और मुझे पहली आपत्ति इसी बात से हुई थी कि इनको राष्ट्रपिता क्यों बोलते हैं भाई। लेकिन आज जो उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है वो बहुत दुखदाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि महात्मा कहलाए जा रहे हैं, फिर भी जो अपनी जिंदगी की बातें हैं सब खुद ही बताए दे रहे हैं। लो ऐसा है, लो ऐसा है, सब है। जीवन सार्वजनिक है, कुछ पूछोगे बता देंगे, जो जानना चाहते हो बोलो क्या है। नहीं तो दूसरे लोग तो ये दवा छुपी में ही रह जाएंगे। वो जो भी जी रहे थे और वो बार बार यही बोलते थे, मैं प्रयोग कर रहा हूं। भाई मैं जानता नहीं, मैं प्रयोग कर रहा हूं। एक पिता के रूप में बहुत वो सफल नहीं हो पाए, वो भी खुद ही बता दिया उन्होंने। पत्नी के साथ भी उनकी बात बहुत अरसे तक जमी नहीं, क्योंकि वो जिस तरह के परिवार पृष्ठभूमि से आ रहे थे वो पत्नी पर हक चलाते थे, धौंस जमाने की कोशिश करते थे। विवाह के कई दशकों बाद ऐसा हुआ कि वो सामंजस्य की और गहरे प्रेम की स्थिति ला पाए। तो और वो कौन है जो गांधी पर कीचड़ उछाल रहे हैं? उनका अपना क्या स्थान है? उनसे नहीं पूछें? चलो गांधी की चर्चा कर लेंगे, कुछ तुम्हारी भी चर्चा करें। तुम किस स्तर के हो? जब भी कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो और उस पर कोई खड़ा हो जाए तोहमत लगाने को, तो उससे भी तो पूछा जाना चाहिए कि भाई चलो उनको हमने मान लिया कि वो ठीक नहीं थे, वो कर लेंगे चर्चा। अब कुछ चर्चा तुम्हारी करें, तुम कौन हो? या वो बात नहीं करनी चाहिए? तुम्हारा स्तर क्या है? तुम्हारा स्थान क्या है? उन्होंने तो अपनी सारी बातें किताबें लिख करके या कभी किसी ने पूछ लिया तो उन्होंने सब स्पष्ट कर दी हैं। और उन्होंने जो स्वयं ही बता दिया उसको लेके आज तुम शोर मचाते हो। तुम्हारे जीवन के कितने राज तुमने आज तक प्रकट करे हैं? और जैसे उनका तुम बताते हो, अरे वो 2 लड़कियों को ऐसे लेकर के चलते थे, देखो आता है, ये सब लिखा होता है, व्हाट्सएप में ट्विटर पे चलता है, ऐसे लिख देंगे हौसी बुढ़ा। जब वृद्ध थे ऐसे अपना लेके देखो कितना हौसी है बुढ़ा। वो तो अपना चल रहे हैं जन सामान्य के बीच, उनकी तस्वीरें खिंच रही हैं, उनके सामने उनकी तस्वीरें खिंच रही हैं, उनका खींचे, अच्छी बात, इसमें क्या छुपा। तुम अपनी जिंदगी का भी तो कुछ बताओ, क्या क्या छुपा हुआ है, वो कब प्रकट होगा?
कोई आवश्यकता नहीं है कि आप गांधी की विचारधारा पर चलें, बिल्कुल नहीं। उनकी बहुत सारी बातें, विशेषकर जो उनके आर्थिक क्षेत्र में सिद्धांत थे, वो अगर अगर वो लागू कर दिए जाएं तो उसके परिणाम भयानक भी हो जाएंगे। तो एक निष्पक्ष चिंतन होना चाहिए। जो बातें ठीक नहीं हैं उनको अस्वीकार कर दो, बोल दो नहीं मानते, लेकिन वहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो काफ़ी उत्कृष्ट है, सीखने लायक है। आप उसको ठुकरा करके गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, उनका क्या बिगड़ सकता है अब। लेकिन गांधी से जो कुछ सीखने और मानने लायक है, आप उसको भी ठुकरा दोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। उदाहरण के लिए आईआईटी में थे तो वहाँ पर कई बार चर्चा होती थी कि जो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको वो पिछड़ कैसे गई इतनी। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि क्योंकि भारत टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता था अंग्रेज़ों के आने से पहले भी, और अंग्रेज़ों के समय में भी कम से कम रॉ मटेरियल का यहाँ उत्पादन होता था और एक हद तक यहाँ पर विकसित थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या हुआ तो उसमें बात निकल के आती थी कि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अटकी उसमें गांधी जी के सिद्धांतों का बड़ा योगदान था। और ये बात साफ है, तथ्यात्मक है, ये दिख रही है। भाई हैंडलूम पावरलूम से कभी जीत सकता है क्या? चरखा चलाकर तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिटिव हो सकते हो क्या? लेकिन आप ये थोड़ी बोलोगे कि वो खलनायक थे या भारत का नुकसान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि खादी पहनो और चरखा कातो। इसलिए तो नहीं कहा। भाई कुछ उन्होंने सोचा, जितनी उनकी बुद्धि थी उन्होंने सोचा। तुम्हारी बुद्धि उससे आगे चलती है तो तुम उससे बेहतर कुछ कर लो, लेकिन उस आदमी को इतना श्रेय तो दो कि उसे जो कुछ भी सही लगता था उसने हिम्मत के साथ सामने रखा और उस पर देशवासियों का नेतृत्व करके अमल भी करवाया। अंग्रेजों को जबरदस्त चोट दी थी गांधी ने। ये जो विदेशी महीन कपड़े की होली जलवाते थे, ये कोई हल्की चीज नहीं थी। मैनचेस्टर से जाकर पूछो कि गांधी का वहां क्या नाम था और क्या छवि थी। और भारत से जो कच्चा माल निर्यात होता था उसमें तो बहुत ज्यादा यही था सब, ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और उसकी जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन थी वो भारत था। और गांधी ने कहा मैं इनको वहां मारूंगा जहां इन्हें चोट लगेगी। गोली ना मेरे देशवासियों के पास है, ना चलवाऊंगा तो यही सब मरेंगे और लाखों करोड़ों में मरेंगे। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं हम, जैसे आज का अमेरिका है उससे लगा लो 10 गुना ज्यादा ताकतवर तब का ब्रिटेन था। बोले ये जो दुनिया का सबसे गरीब देश है, इससे मैं कैसे कह दूं कि तुम जाके ब्रिटेन से भिड़ जाओ ऐसे ही सड़कों पर। बोले ये नहीं, मैं ब्रिटेन को वहां चोट मारूंगा जहां उन्हें चोट लगती है। ये व्यापारी हैं सब और ये पैसे के भूखे हैं। इन्हें भारत से जो पैसा मिल रहा है, जो भारत को लूट लूट करके लंदन मुटा रहा है, मैं भारत की लूट रुकवाता हूं। और उस लूट रुकवाने के लिए उन्होंने ये सब करा, चाहे खादी की बात हो, चाहे नमक सत्याग्रह हो। हम बिल्कुल मानेंगे कि ये उन्होंने जो कुछ भी करा ये अपर्याप्त था। हम बिल्कुल मानेंगे कि इस तरह नहीं कहना चाहिए कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। इससे ऐसा लगता है जैसे कि भारत की आज़ादी सिर्फ एक आदमी के बूते हमको मिल गई है। दे दी हमें आज़ादी बिना, गांधी जी आज़ादी लेकर के आए और भारत की झोली में डाल दी। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध न हुआ होता तो आज़ादी को और बहुत समय लग जाता। 46 की नेवल म्यूटिनी न हुई होती तो आज़ादी को और समय लग जाता। और जो
क्रांतिकारी हुए थे, जिन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया था, वो ना हुए होते तो भी आज़ादी को बहुत और समय लग जाता। ये सब बातें हम मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भी जो करा, उसने भी आज़ादी की तिथि को और निकट लाने में सहायता करी। लेकिन ये बता दो, गांधी ना होते तो क्या आज़ादी उसी दिन मिल जाती जिस दिन मिली? क्या गांधी ने आज़ादी को लाने में कोई मदद नहीं करी तुम्हारी? सबने करा और गांधी ने भी करा। ये कहना भी गलत है कि गांधी ने लाकर आज़ादी दे दी, और ये कहना भी बहुत गलत है कि आज़ादी वगैरह में गांधी का क्या योगदान था। रही बात इसकी कि संत थे कि नहीं थे, कांग्रेस से उन्होंने बहुत पहले इस्तीफा दे दिया था। मेरे ख्याल 1931 में, देखना कब करा था, 31 में या 25 में, कभी आज़ादी से 20 साल पहले, 15 साल पहले वो कांग्रेस छोड़ चुके थे। उसके बाद कांग्रेस पर उनका अधिक से अधिक एक नैतिक प्रभाव था कि कांग्रेस के नेता वगैरह आकर के गांधी जी से सलाह लेते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा ये भी गांधी के आशीर्वाद से तय होता था। तभी वो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया वाला, वो क्या करते थे कांग्रेस छोड़ने के बाद? उनका कार्यक्रम क्या बचा था? कहते थे मैं समाज सुधार का काम कर रहा हूँ, मुझे भारत से अस्पृश्यता हटानी है, ये जो गाँव में इतनी गंदगी है वो गंदगी साफ करनी है। गंदगी नहीं, यही सब कूड़ा कचरा फैला हुआ है, तो मन की गंदगी भी, शरीर की गंदगी, सब हटाना है। वो इन कामों में लग गए थे। 1934 में उन्होंने छोड़ी थी, आज़ादी से 13 साल पहले कांग्रेस छोड़ चुकी। तो अब उसके आधार पर आपको उन्हें संत मानना है नहीं मानना है, या आप तय कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मत कहिए संत थे, लेकिन इतना तो मानोगे कि समाज सुधारक थे। हरिजन कहा उन्होंने दलितों को, उनके कुएं खोलो इनके लिए और मंदिर खोलो इनके लिए, और शिक्षा खोलो, स्कूल खोलो इनके लिए। कुछ गलत कर रहे थे? हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि और करना चाहिए था, हम सहमत हैं, और करना चाहिए था, तो आप करिए ना। और आज आपको किसने रोका है? पर उन्होंने जितना करा उनको तो डिस्क्रेडिट मत करिए ना। आज आपको और ज्यादा करने से कोई नहीं रोक रहा, पर एक इंसान जो कर गया है उसका जबरदस्ती असम्मान करो, ये ठीक नहीं है। आज आप जितनी भी चीज़ों को बहुत कहते हैं कि ऊंची चीज़ें हैं, लिबरल वैल्यूज़ वगैरह, उसमें से कई ऐसी थी जिनको गांधी ने बहुत आगे बढ़ाया। आप फेमिनिज्म की बात करते हैं, गांधी का महिलाओं की शिक्षा को लेकर के और महिलाओं की बेहतरी को लेकर के क्या विचार था, पढ़ने योग्य है, अच्छा लगेगा आपको। और कुछ नहीं तो बाकी छोड़ो कि ढिठाई की ही कद्र कर लो, जिद्दी। और ये जो बार बार बोलते हो ना कि वो मुसलमानों की ओर झुके हुए थे, मुसलमानों की ओर झुके हुए थे, कुछ पढ़ लिख लिया करो फिर बोला करो। नोआखली में दंगे हुए थे, उसमें मुसलमानों ने हिंदुओं को काट दिया, हिंदू सब भाग भाग गए, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था। वही जो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया था, उसी के बाद हुआ था ये सब। तो गांधी वहां गए, खड़े हो गए हैं, बोले नहीं होने देंगे। वो किसके पक्ष में खड़े थे? किसके पक्ष में खड़े थे? और उसके बाद मालूम है क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हिंदू होने के नाते मुझे शर्म आती है कि हिंदू इतने कायर क्यों हैं कि जब मुसलमान मारते हैं तो भाग जाते हैं। ये शब्द हैं उनके, गूगल कर लीजिएगा। बोलते हैं और बताता हूं साफ साफ, कभी भी दंगे वगैरह होते हैं, मैं देख रहा हूं, द हिंदूज कम सेकेंड बेस्ट। सेकेंड बेस्ट माने यही पिटते हैं। और आगे बोलते हैं कि मैंने ये देखा है
कि आम मुसलमान एक बुली है और आम हिंदू एक कावर्ड है। जो बात देख रहे हो साफ साफ कह रहे हैं, कोई लाग लपेट नहीं। हिंदू मुसलमान को लेकर के आज गांधी जी पे इतना आक्षेप करते हो ना, तो उन्होंने बोल दिया था आम मुसलमान एक गुंडा है और आम हिंदू एक कायर है। और ये बोलते हुए उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाएंगी या हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाएंगी। फिर आगे बोलते हैं, और इस बात पर हिंदू और मुसलमान दोनों को शर्म आनी चाहिए। मुसलमान को शर्म आनी चाहिए कि वो गुंडा क्यों है, और हिंदू को शर्म आनी चाहिए कि वो कायर क्यों है। मुझे तो नहीं लग रहा ये आदमी किसी का पक्ष ले रहा है। मुझे तो लग रहा है इसको जो बात सीधी साफ दिखाई दे रही है उसको सपाट बोल रहा है। आपको लग रहा है पक्ष वगैरह? पता नहीं। बल्कि गांधी ने जो बोला है वो बात तो राइट विंग के बड़े काम की है। जो हमारे ये सब दक्षिणपंथी लोग हैं, जो सबसे ज्यादा गांधी की निंदा करते हैं, उनको गांधी के वचनों को उद्धृत करना चाहिए। क्या कि एक हिंदू होने के नाते मुझे शर्म आती है कि हिंदू इतना कायर क्यों है कि जब भी लड़ाई की नौबत आती है वो पीछे हट जाता है। हम कहते हैं गांधी ने हिंदुओं को कायर बना दिया अपनी अहिंसा बता के। हम कह रहे हैं गांधी ने अहिंसा बता बता के हिंदू को कायर और नपुंसक कर दिया। और गांधी तो वहां बैठ करके इसी बात पर आश्चर्य और शोक प्रकट कर रहे हैं कि आम हिंदू कायर क्यों है। वो तो कह रहे हैं कि जब भी आमने सामने द्वंद्व की नौबत आती है हिंदू क्यों पीछे हट जाता है, मत हटो पीछे। अब बताओ उन्होंने हिंदुओं को कायर बनाया या हिंदुओं की कायरता पर आघात करा? जल्दी बोलो। इसी तरीके से साफ कहा था कि अगर देश की सुरक्षा पे खतरा आ रहा है और सीमा पर लड़ाई की नौबत आ रही है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि गोली मत चलाना। वो जिस अहिंसा की बात कर रहे थे उसको समझो। वो अहिंसा आपको कायर या नपुंसक बनाने के लिए नहीं थी। वो खुद ही बोलते थे कि मेरी अहिंसा बड़े साहस की चीज है। क्या महात्मा थे, क्या ऋषि थे? नहीं, मैं भी नहीं मानता कि महात्मा या ऋषि थे। आपको प्यार आ गया, जनता ने उन्हें महात्मा कह दिया, अच्छी बात है। गीता के विषय पर उन्होंने जो कुछ बोला है उसमें बहुत गहराई नहीं है। अनासक्ति आश्रम है उनका उत्तरांचल में। मैं वहाँ गया, वहाँ उनकी बातें लिखी हुई थी, मैंने पढ़ी। बहुत उनमें दम नहीं था। बहुत अच्छे से वो गीता के श्लोक और वेदांत का दर्शन नहीं समझते थे। लेकिन जो भी है, अनासक्ति अच्छी चीज होती है, इतना वो जानते थे। क्या इस बात का भी श्रेय नहीं दोगे उनको? और इसका श्रेय कौन नहीं दे रहे उनको? जो खुद आसक्ति की कीचड़ में गले बराबर डूबे हुए हैं। गांधी पर मैं अधिक से अधिक इतना कह सकता हूं कि अनासक्ति का वास्तविक अर्थ वो नहीं जानते थे। ठीक, तो अनासक्ति का वास्तविक अर्थ दुनिया के पूरे इतिहास में कुल जाना भी कितने लोगों ने है? 150 लोगों ने। गांधी नहीं जानते थे, ये बहुत बड़ा इल्जाम नहीं हो गया। लेकिन गांधी पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो खुद कितनी आसक्ति में डूबे हुए हैं वो तो बताएं। और फिर पुरानी सीख है ज्ञानियों की, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। उनसे जो बात सीखने लायक है उसको सीखो ना, और बाकी बातों की उपेक्षा करो, आगे बढ़ जाओ। बाकी बातों से क्या मतलब? यूं ही बैठ करके निंदा करे जा रहे हो, क्या मिलेगा?
हमारे भी होते हैं घर परिवार में बुजुर्ग लोग। गांधी 60 पार कर गए, 70 पार कर गए, 75 पार कर गए, 80 के हो रहे हैं। हाँ, और भाई 2 हड्डी का कंकाल नुमा आदमी और पद यात्रा करे जा रहा है, करे जा रहा है। इतना ही करके दिखा दो ना। ऐसा करो, पद यात्रा करते हुए उनकी निंदा करो। तुम भी उतना चल के दिखा दो जितना वो चलते थे उस उम्र में, और चलते चलते उनकी निंदा कर दो। हम नहीं कह रहे हैं कि कोई अगर पदयात्रा कर रहा है इसी नाते वो महान हो गया। पदयात्रा करने भर से कोई महान नहीं हो जाता, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कुछ तो उसको सम्मान दे दो। या उनकी प्रतिमाओं को खंडित करोगे, उस पर जाकर के जूता चढ़ाओगे। अभी गांधी जयंती बीती, देश में बहुत जगहों पर हुआ, वो जा करके मल टट्टी फेंक के आ रहे हैं गांधी जी के चेहरों पर। ये क्या है? ये कहाँ की मर्यादा, कहाँ के संस्कार हैं? और इतना मैं बता देता हूँ, वो जीवित हों और आज यहाँ आ जाएं, इसी मंच पर आ जाएं, इसी कुर्सी पर बैठ जाएं, आज भी आप उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। दम था बंदे में, हल्का आदमी नहीं था वो। हाँ, सुनने के बाद आप कह सकते हैं कि इनकी बहुत सारी बातें गलत हैं या व्यावहारिक नहीं है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह पाएंगे कि बंदा हल्का है। जो उनके धुर विरोधी थे वो भी कभी ये नहीं कह पाए कि बंदा हल्का है। चर्चिल को कोफ्त थी गांधी से, अरे बाप रे। और गूगल करिएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन की देखिएगा, वहां वो सारे बैठे हुए हैं, सूट ही नहीं गर्म सूट पहन करके, और उनके बीच में एक ही आके बैठ गए। एक नंगे आदमी ने बाकी सब में हीन भावना भर दी है, कहते ठंड नहीं लग रही। और ये एक मोरल वेपन है जिसका उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है। कह रहे मैं भारत हूं, मैं अकेला हूं, मेरे पास संख्या नहीं है, मेरे पास बल नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, लेकिन देखो मेरे सामने तुम सब लज्जित हो। मत चलो उनके सिद्धांतों पर, मत मानो उनके आदर्शों को, लेकिन उनको एक बार ठीक से पढ़ लो, जान लो। उनकी बहुत सारी बातें वैसे भी अब बहुत आउटडेटेड हो गई हैं, उसमें रखा नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी इंसान के तौर पे उनको जानोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। आ रही बात समझ?